मेरे से सीएम साहब बोले, बोला बता भाई परिमल कैसी चल रही सरकार। मैं जी से साची बोलूँ तो बेकार, एक भी सीट आनी नहीं। बोला फिर क्या करना चाहिए। मैं आप जो है सिलेक्शन कर दो फेयर, अगर फेयर सिलेक्शन होते हैं बोला नहीं तो पार्टी के सारे आदमी भाग जाएंगे। तो जो आज ये कह रहे हैं कि कभी खालिस्तान के नाम से उनको बोला हम यहाँ थका देंगे, फिर कभी ये वो, तो इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान आते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं हैं। सरकारी प्रतिनिधियों को जा करके उनसे बात करनी चाहिए। दूरदर्शन पर या रेडियो पर मन की बात करने से या सिर्फ संसद में भाषण देने से बात बनेगी नहीं। पेपर नहीं हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, पढ़े लिखे लोगों के सामने कोई सपना नहीं रह गया है, तो फिर मामला कैसे बनेगा। आईएएस डायरेक्ट लग रहे हैं, बिना पेपर पास के डायरेक्ट आईएएस लग रहे हैं। बेरोजगार दिवस बनाया, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर। पूरी दुनिया में ट्विटर में सबसे बड़ा कैंपेन वो था, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। विदेशी लोगों ने बोला किसानों के हक में, भारतीय लोगों को भी बोलना चाहिए था। और ये जो इस प्रकार से मामला है ना, तो जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस टाइम पर भी कुछ लोग तो जो है अंग्रेजी सरकार के चाटुकार थे। और अभी हरियाणा में जेई का सिलेक्शन हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें 100 में से 100 कट ऑफ लिस्ट थी। अब मेरा सवाल ये है कि 100 में से 100 कोई भी आदमी कैसे ले सकता है। और एस्टेट के दौरान मैंने बच्चों को कहा था कि ये सरासर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और एस्टेट ने आज ये बात प्रूव कर दी। भाई साहब कितने लाख लोग एस्टेट पास करके बैठे, कितने लाखों रुपए उन्होंने लगा दिए, भर्ती नहीं आई। मैं जो है ना 3 काम जाना करूँ, 3 काम होने चाहिए बालका के। पहला होना चाहिए पढ़ाई, और दूसरा होना चाहिए सिलेक्शन, और तीसरा होना चाहिए मनोरंजन। मैं तीनों कामों की तसल्ली रखा करूँ। जब मैं जो फिर बात सिलेक्शन की आओगे तो पिछले 2-3 साल से तो वो जो है भगवान जो है कोई बड़ी बात ना बुलवावे, पर या तो आईसीएस से सिलेक्शन हुए हैं और या किसी 2 नंबरी काम से। मैं बोला वहाँ क्यों होया, बोला फेल हो गया। मैं इससे पहले कुछ भी बोलता था, मेरा पापा जो उड़े पीछे था आया, बोला कोई बात ना, मैं चौथी में फेल हुआ था, तुम 12वीं तक ले गए बाजी। हर डिपार्टमेंट में, हर स्टाफ में आज के दिन आपके चिल्ले हैं। चिल्ले नहीं, स्टूडेंट है। राम राम। थम देखने लाग रहे सो जबरदस्त हरियाणा, और मैं थारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। फिलहाल आईसीएस कोचिंग सेंटर सोनीपत में हैं और हमारे साथ हैं परिमल खत्री जी। एक बहुत बड़ा नाम है आज के दिन, अगर स्टूडेंट्स की लाइफ में देखें तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो शायद इस नाम ने सुन के अपने दिमाग में एक फ़ोटो बना लिया होगा अब तक। और आज बातचीत करांगे उनकी सक्सेस स्टोरी पे कि कितना शुरू हो के आज वो इस जिस लेवल पे पहुंचे हैं, तो वो सफ़र किसा रहा था। और उससे भी खास बात बताऊं तो आज उरे एक गाने का प्रमोशन लगा लो या फिर आज गाना रिलीज हुआ है, हरियाणा और पंजाब का मेल, देव कुमार देवा और मिस पूजा का गाना है किलर क्वीन। तो उस पर भी बातचीत करांगे कि आईसीएस सेंटर ही क्यों चुना गया उस गाने की प्रमोशन या फिर उस गाने की रिलीजिंग खातर। राम राम जी सर। राम राम भाई, सारे भाइया ने राम राम भाई मेरी। तो सर पहले तो शुरुआत आप तय करांगे, आज आईसीएस कितने स्टेट में है, कितना बड़ा एक नेटवर्क आज के दिन आईसीएस की 200 फ्रेंचाइजी चल रही हैं, ब्रांच कह सकते हो, और 11 स्टेट्स में चल रही है। 11 स्टेट्स में चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से हर डिपार्टमेंट में, हर स्टाफ में आज के दिन आपके चिल्ले हैं। चिल्ले नहीं, स्टूडेंट है। देसी भाषा में चिल्ले चिल्ले तो गुरु कर आजकल जो ना चेला रहा वो जो गुरु जी, वो उस हिसाब से बाणे वाला का मामला बन गया। तो हमारे स्टूडेंट हैं, और आपको हरियाणा के हर डिपार्टमेंट में आईसीएस के स्टूडेंट मिलेंगे, दिल्ली के हर डिपार्टमेंट में मिलेंगे, और मेरे ख्याल से कोई स्टेट ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आईसीएस के स्टूडेंट ना पहुँच रहे हो। यहाँ तैयारी कर करके साउथ तक ही पहुँच रहे हैं। सर मन में कई बार आप तो मिलने की भी इच्छा रही और आपके बारे में जानने की भी, तो हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहोंगे, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी शायद पूरी स्टोरी नहीं जानते होंगे आपकी। तो शुरुआत कितना हुई थी और आज जिस जगह पे पहुंचे हुए सफर किसा है भाई? शुरुआत मैं 1976 में पैदा होया था। और 5वीं क्लास तक 5वीं क्लास तक मैं पढ़ा था गाँव में। उसके बाद मैं आ गया था एसएम हिंदू स्कूल में 10वीं क्लास तक। 11वीं 12वीं में हिंदू स्कूल में जो है मेरे को दाखिला मिला नहीं था, मैं थोड़ा ज़्यादा होनहार था, और उसमें स्कूल में पढ़ाई में जी हाँ घाट लग गया करता। तो मैं फिर जो है जाट स्कूल में पहुंच गया था। जाट स्कूल में मामला गड़बड़ होया, और जो है सारे के सारे बालक जो साइंस ले रहे थे ना, एक शीतल था वो पास होया था, उन्हें छोड़ के सब फेल। अच्छा। हाँ, फ्लैट फेल। और वो यारी तोड़ गया एक जना। वो हमारा यार गणा था अभी को ने। तो उसमें जो है ना, जैसे जिस दिन जो है रिजल्ट आया हमारा 12वीं क्लास का, तो मेरे पापा और हम सब लोग जो है गेहूँ काटने लग रहे थे। और मेरा एक दोस्त था, वो डेयरी कर रखी थी उन्हें, वो डेयरी में तो कहीं जो है गोबर गाबर ठाया होगा, उसने दूध दाद काट के ना, वो जो है गोबर में ही हो रहा था, और अपनी पैंट टांग कर उड़ा पहुँचा।
हम गेहूँ काटने लाग रहे, वो पहुंचा, बोला परिमल चल सोनीपत चल लेंगे। मैं भाई गेहूँ काटने हैं, और हम लोग जो है ना गेहूँ ऐसे काटा करते भाई, जो तेरा हिस्सा ही हो तेरा ही हो, तेरा चाहे कोड्डा भर काट कोड्डा भर जा, फिर बांट लिया करते हैं। हाँ फेर बट जा था। और किसी का नंबर आओ ना भाई, तू जो है जैसे दूसरे का कटवाइए चाहे ना कटवाइए, इट वॉज जो है चॉइस, बाद में भाई किसी ने कटवाना हो चाहे ना कटवाना हो, तो इस प्रकार से था। तो आया जो है चल लेंगे मैं भाई ना, पहले कटेगा जब कटवाना था जो बात बनेगी नहीं, तो बोला चल मैं भी कटवाऊंगा, हम दोनों लागे काटने, हम भाई घर क्या की तो जो है कान हो है ना उड़ाएगी भी, एक बतलाओगे कुछ ना, हम क्या ना बतलाऊं, तो हमने कचर 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 कचर, हम जो है 2 जने हो गए एक फेर में, बाकी सब एक और जो आगे न उतर गया हमारा। मैं बोला माँ क्यों होया, बोला फेल हो गए। मैं इससे पहले कुछ भी बोलता था, मेरा पापा जो उड़े पीछे था आया, बोला कोई बात ना, मैं चौथी में फेल हुआ था, तुम 12वीं तक ले गए बाजी। मैं न्यू सोच नहीं रहा था, और ना वो सोच रहा था कि जो है घर के जो है इस प्रकार का रिएक्शन देंगे, उन्हें सोचे कि जो है जैसे फेल की कहेंगे तो वो जो काट जूतर पटापट देंगे। हम तो खूब पिटा करते तड़के शान जो है कि तो किसी और टाइम। तो जैसे जो है ना हम लोग अब किस जो है राजनीति के शिकार हुए, पर कोई बात ना, थोड़ा सा फिर दोबारा और जानने समझने का मौका मिला, और फिर दोबारा अगले साल 12वीं पास हुई, फिर हमने बीएससी करी, लेकिन एक रास्ता नहीं दिख रहा था भाई क्या करें क्या नहीं करें, और किसी ने कुछ बताया नहीं था। बोला खूब पढ़ो, बोला खूब पढ़ो, अरे खूब तो पढ़ लेंगे, खूब पढ़ के फायदा क्या होगा, और ये पढ़ के हम जाएंगे कि। तो मेरी पूरी क्लास में किसी भी बच्चे को ये नहीं पता था, सब के सब ने जो है ना बीएससी करके एमएससी, मन ने करी नहीं। मन ने पूछा मैं भाई जो एमएससी करके तुमने क्या मिलेगा, बोला कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी ना था, फिर ही ना हूँ, फिर पाता। एक मेरा दोस्त है वो मेरे को लेके गया दिल्ली, वहाँ मैंने करी तैयारी, जहाँ मैं तैयारी कर रहा था तो वहीं पढ़ाने का मौका मिला, और सरकारी नौकरी में उस टाइम पे जो है 4,000 5,000 रुपये बढ़िया ऑफिसर की सैलरी हुआ करती, और 20-21 साल पुरानी बात हो गई, 22 साल हो गए। मैंने पहले उसमें पढ़ाया और 2-3 घंटे पढ़ा करता बस, उसमें बढ़िया पीछे मिल ले, तो फिर पढ़ाने में मज़ा भी बते रहा, सारे बालक पाँच पाँच सर सर 5वां सवाल बताइए, तीसरा बताइए, 8वां बताइए, बड़ा मज़ा आया। मैं पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा है। जब तक फाइनल सिलेक्शन हुआ तब तक कई सेंटरों में पढ़ाया, कई सेंटरों में पढ़ा के वहाँ पर जो है मेरे को ये लगने लग गया कि मुझे पढ़ाना चाहिए बजाय कि अपनी नौकरी लगने के। और मैं यहाँ पर जब आता, वहाँ पर जो है दिल्ली में रहते पढ़ते पढ़ाते, तो यहाँ पर जब आता तो यहाँ इस प्रकार का माहौल था ही नहीं। यहाँ पर था कि जो है कोई सीजन आया, कोई पेपर निकला, पेपर निकल के जो है वहाँ पर जो है कोई सेंटर खुल गया, अब कौन सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ, तो जो है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो जो है वो मामला सीन यहाँ था। तो कोई सेंटर खुल गया, कौन सिलेक्शन हुआ कौन ना, क्या क्वालिटी क्या नहीं, कुछ नहीं था, तो मामला वहाँ गड़बड़ था। इसके बाद जो है मेरे को लगा कि यहाँ अपनी माटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्रदेश में, अपने देश में, अपने ज़िले में कुछ करना चाहिए। आईसीएस की नींव बाद में रखी मैंने, जो है जैसे कई साल फिर मैं दिल्ली में जैसे मैं सेंटर तक खोल लूँ, पहला से डर होता है सबसे पहला कि चल लगा कि ना चल लगा, इसमें बालक आऊँगे कि ना आऊँगे, और बालक आ भी जाए फिर होगा कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो जब मैं इस लायक होया ना, मैं 2000 में गया था वहाँ पढ़ने, और 2008 में मैंने यहाँ पर सेंटर खोला था सोनीपत में, एस सेंटर के साथ। सुरेश सर हैं, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीच में थोड़ी सी हमारी पता नहीं किस बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और उन्होंने मेरे को कहा था भाई तू अपना देख ले काम। तो फिर जो है 2-4 महीने तो बिना ये नाम सेंटर चल रहा हमारा। लोग आके पूछते बोला जी नाम के बताओ। तो मैंने न्यू कही माँ, तो न्यू कह दिया करो परिमल मास्टर का सेंटर खींच। तो फिर जो है हम लोगों ने नाम रखा उसका आईसीएस, और उसके बाद जो है ये चलता गया 2009 से, और 2021 में आज बैठे हैं, 12 साल हो गए, 12 नहीं हुए हो जाएंगे। तो आपके सामने सफ़र है। बिल्कुल हम देखने लग रहे हो। तो सर बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि +2 करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद इसे चौराहे पर खड़े हो जाएं, जितने 10 रास्ते लेकड़ते हों, समझ में नहीं आवे करना के, इसे बड़का खतर। देखो मेरा मैसेज ये है कि जैसे जो ना टीचर्स के पास वो गाइडेंस नहीं है, सॉरी टू से, सब टीचर्स ने जो है बड़ा योगदान दिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रहती है। और बहुत लोग जो है जिनका टारगेट कुछ और होता है और वे पहुंच कुछ और जाते हैं। बहुत सारे बच्चों से पूछते हैं हाँ भाई क्या टारगेट है, क्या चाहिए, बोला सरकारी नौकरी, कर क्या रहे हो बीकॉम। तो यहाँ जो गड़बड़ है ना वो टीचर्स की गड़बड़ है। तो जो 12वीं कर गए, बीए कर गए या जो भी कर गए, तो जो है पहले जो ना जैसे ये सब करते हुए सभी टीचर्स को ये चाहिए, मेरा संदेश ये सबसे पहले टीचर्स को और पेरेंट्स को है कि अपने बच्चों को बताओ, पहले अपना टारगेट बनाओ और टारगेट के बाद उस रास्ते पर चलो। अब टारगेट कुछ है, जो कर कुछ रहे हैं, रास्ता कुछ पकड़ रहे हैं, दिक्कत ये है।
जाना बड़ी हो दिक्कत है। दिल्ली। हाँ, जाना है दिल्ली। और रास्ता पकड़ेंगे पानीपत का, और थोड़ी बार मैंने कहा ओ यार पहुंचना था दिल्ली, पहुंच गए पानीपत, अभी वो क्या होया। तो ये होती है गड़बड़। बिल्कुल, ये गड़बड़ है। तो पहले अपने दिमाग में यह बात ठान लेनी है कि हमने पहुंचना कित है, फिर देखना है शॉर्ट रूट कौन सा है। आज आपके सेंटर में एक इवेंट होया, एक गाना लॉन्च होया, हरियाणा पंजाब का मेल जोड़ बधान का लगा लो, जिस तरीके का भी देव कुमार देवा और मिस पूजा की यह कोशिश उरे सेंटर में। तो ये बच्चे क्लास में बैठ के भी देख रहे थे और सोशल मीडिया पे भी आपके चैनल के माध्यम से देखने लग रहे थे। और सफलता की बात करें युवा के सफलता में, तो आईसीएस एक बहुत बड़ा नाम है। और आज एक चीज़ और देखने मिली कि सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं है, इस तरीके के बड़का के मनोरंजन के प्रोग्राम भी। मैं जो है ना 3 काम जाना करूँ, 3 काम होने चाहिए बालका के। पहले होना चाहिए पढ़ाई, और दूसरा होना चाहिए सिलेक्शन, और तीसरा होना चाहिए मनोरंजन। मैं तीनों कामों की तसल्ली रखा करूँ। जब पढ़ा करूँ ना बालका ने, बालक ने नाड़ ठानी छोड़ दिया, बस जी जो है ना वो सांस लेना ही छोड़ दिया है, बस जी और नहीं न्यू करके मैं छोड़ दिया करूँ पढ़ा के। और जब मैं जो फिर बात सिलेक्शन की आओगे, तो पिछले 2-3 साल से तो वो जो है भगवान जो है कोई बड़ी बात ना बुलवावे, पर या तो आईसीएस से सिलेक्शन हुए हैं और या किसी 2 नंबरी काम से। हर इंस्टीट्यूट को, हर जगह को जो है जैसे बहुत बड़ा जो है, जैसे इस प्रकार से आप पूरे लॉकडाउन के पीरियड में देख लो कि आईसीएस के फेसबुक पेज के अलावा आपको सिलेक्शन का कहीं फोटो दिखेगा ही नहीं। कारण ये जो ना जो लगातार हमारी टीम है, एक बड़ा प्रयास करती है और बहुत मेहनत करती है पूरी टीम, डेडिकेटेड पूरी टीम ने जो ना 24 घंटे का काम है। बस जो है ये इस पेपर में क्या सगाई भी है, क्या पढ़ा सका, हम कैसे करें, क्या ना करें, ये करें वो करें, सब अपने काम से काम करते मिलेंगे। यहाँ एक छोटा सा कैंपस है, इस छोटे से कैंपस में भी कई बार क्या होता है कि हम कई कई दिन हो जाते हैं। मैं ये दिखाऊँ ना मैसेजर तक, कई टीचर के मैसेज है, हम तू मेरे तो नाराज हो रहा है। मैं यार तेरे तो नाराज होगी जाना आपकी बात में हालांकि एक पॉइंट पॉलिटिकल भी लिखड़ा है कि 2 नंबरी तरीके थे। सरकार के ईमानदार सरकार है, गरीबा के बालक लगे हैं, 2 नंबर वाला दिल्ली पुलिस का भी पेपर हुआ, कंप्यूटर के बेस्ड था। तो दिल्ली पुलिस के पेपर के बारे में जो कितनी खबरें चली हैं। अभी एचएसएससी का ग्राम सचिव का पेपर हुआ, जो बाद में कैंसिल कर दिया गया काफ़ी आवाज़ उठाने के बाद। तो उसके ऊपर आप क्या कहोगे? अगली बात जो हमें जो जैसे ईमानदार सरकार है, तो एसएससी के और जो बाकी पेपर हैं उनका क्या कहोगे? अभी हरियाणा में जेई का सिलेक्शन हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें 100 में से 100 कट ऑफ लिस्ट थी। अब मेरा सवाल ये है कि 100 में से 100 कोई भी आदमी कैसे ले सकता है? तो वो जो है जो इस प्रकार की चीज़ें हैं ना, जैसे जहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो वहाँ गड़बड़ है। सरकार पे भी क्वेश्चन मार्क लगा। सर सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क देखो, हम तो जो है ना लगातार बोलते रहे हैं, लगातार बोलता रहा हूँ मैं इस बात के ऊपर। और जब जो है ना जैसे बहुत कोई जानता ही नहीं था, तो उस टाइम पर चौटाला गवर्नमेंट हुआ करती थी। बहुत सारे लोग मैंने जो हाथ दे कांग्रेसी का बोला बीजेपी के खिलाफ, मैं बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं बोलता। मैं सरकार के जो गड़बड़ है, लूप होल्स है, मैं उनकी तरफ उनका इशारा करवाता हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद जब कांग्रेस सरकार थी ना, मैं उस टाइम पर भी बोलता था। एचटेट चालू हुआ था, जैसे अभी सीईटी चालू हुआ ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो उस टाइम पर एचटेट चालू हुआ था। और एचटेट के दौरान मैंने बच्चों को कहा था कि ये सरासर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और एचटेट ने आज ये बात प्रूव कर दी। भाई साहब कितने लाख लोग एचटेट पास करके बैठे, कितने लाखों रुपए उन्होंने लगा दिए, भर्ती नहीं आई। लगना ना लगना तो बाद की कहानी है, पहली चीज यह है ना कि भर्ती नहीं आई। तो वैसा ही सीईटी में होने वाला है। तो जो पॉलिसी गलत और सही है, तो क्या हम जानते हैं उसके बारे में हम लोगों को ना बताएं? बिल्कुल, सरकार की कमियां उजागर करना मतलब सरकार विरोधी। जैसे हम लोग इसके ऊपर जो है देखो जो है, अब जो अपना बालक जो कुछ गलती करे, घर वाले गलती करे, क्या माँ बाप को हम नहीं रोकते टोकते या और कुछ नहीं करते? और ये बात जो हमें जैसे जनप्रतिनिधि जब भी मेरे से मिलते हैं, तो मैं हमेशा उस मौके पर इस बात को बोलता हूँ कि सर यहाँ चूक है, अब जो है इस बात को और ऐसे कर लो। तो ये जो है जे बिना खर्ची बिना पर्ची, ये बात है ना, मेरी सीएम साहब से बात हो रही थी, कई बार मुलाकात हुई प्रोग्राम्स के दौरान। तो उन प्रोग्राम्स के दौरान जब बात हुई, तो मैंने वहां पर जाकर के जो है ना जबरदस्त तरीके से बात कही थी। मेरे से सीएम साहब बोले, बोला बता भाई परिमल कैसी चल रही सरकार? मैं जी से साची बोलूँ तो बेकार, एक भी सीट आनी नहीं। बोला फिर क्या करना चाहिए? मैं आप जो है सिलेक्शन कर दो फेयर। अगर फेयर सिलेक्शन होते हैं, बोले न्यू तो पार्टी के सारे आदमी बात जाएंगे। मैं पार्टी के आदमियों से अगर सरकार आती ना, तो इससे पहले वाली सरकारों ने खर्ची पर्ची पे खूब लगा रखे हैं। वो जो कार्यकर्ताओं के दम पर सरकार आती, तो फिर उनकी क्यों बदलगी? समझ में आई सीएम साहब की। मैं वो बेसिकली ईमानदार नेचर के आदमी हैं, पर उनको जो है ना बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है। और जो है चीज़ें वहाँ से वहाँ तक जो ना बीच में गैप रहता है, जनता में और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो गैप है ना, वो गैप गड़बड़ की बात है।
तो ये जो है मैंने उनको बोला और जो उन्होंने बात मानी, और आज उनकी उपलब्धियों का सबसे बड़ा काम ये है कि बिना खर्ची पर्ची की सरकार। लेकिन फिर भी कहीं कहीं चूक रहती है। चूक के ऊपर मैंने अभी बताया, और आगे भी जब भी मुझे मौका मिलेगा ना, मैं जरूर इन बातों के ऊपर बोलता रहूंगा। जहां चूक है वहां हम बोलेंगे। बिल्कुल, जहाँ चूक है वहाँ बोलते रहेंगे। और सर, आपकी सक्सेस स्टोरी भी जानी है, इस मुद्दे पे भी बात करी है, तो एक करंट टॉपिक की भी बात करेंगे हम। काफ़ी दिन तक पूरा देश उस पर फोकस कर रहा है, किसान आंदोलन की। आपने भी जिक्र करा कि खेती किसानी तक लिकड़ का पाए हो, उस परिवेश में तक लिकड़ का पाए हो। तो आज किसान उरे बैठे हैं, 2 महीने तक 2.5 महीने के करीब करीब हो गए हैं। कई किसानों ने जान भी गंवा दी है। तो क्या लग रहा है आपने पूरा मामले पर आपकी क्या राय है? एक बार जो है ना, जैसे मेरा जो है ना कहानी लिखने का मन है इस बात के ऊपर। एक बार जो है मेरी मौसी और मेरे मौसा जी आए। काका कहते हैं मौसा को, मौसा कहने से वो चिढ़ते भी, बोला मौसा क्यों कहा कर। तो मेरे पिताजी और जो मेरी माँ थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हम हरिद्वार जाने का विचार बना रहे हैं, तुम भी चलो। तो मेरे पापा ने बोला जो है मुझे ये गेहूँ में पानी देना, ये करना, वो करना, कई काम बता दिए। खेती में जो है 24 घंटे ये काम होता है। तो मैं भी वहीं बैठा था, उनके डिस्कशन को सुन रहा था। वे लोग आपस में बात कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। उस टाइम पर एक कमरा हुआ करता नहीं तो थे ना भाई, नहरे नहरे कमरे हम सब। तो एक कमरे में सब कुछ का था मुझे, जो वे बात कर रहे थे मैं अपना पढ़ाई कर रहा था, जो भी कर रहा था मेरे को नहीं पता वो बात मैं कर क्या रहा था। लेकिन मेरे पापा ने कहा भाई मेरे को तो रात को पानी देगा ना, फिर ये करना फिर वो करना है। क्योंकि 1 महीने में एक बार जो है नहर आती थी। किसानों का हाल जो ना, जो किसान ये वो तो 1 महीने में एक बार नहर आती थी। वो अगर ओसरा मिस हो गया ना तो मिस हो गया फिर। तो फिर तो अगले बार अब मैं आओगा नंबर इतना गेहूँ सूख लेंगे। तो बोला गेहूँ जो मैं पानी देना, ये फिर 2-3 काम बताए। मैं 10वीं क्लास में था। मैं बोला पापा पानी तो मैं दिया हूँ, अगर अपना हरिद्वार ना काना होता। तो फिर बोला ये काम ऐसे ऐसे ये वो। तो वे चले गए हरिद्वार नहाने और हम चले गए पानी पे। तो जब पानी पे गए तो रात ने पानी चला रखा था नहर का। पानी चलते 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 जो है वो भाई जो जैसे पानी लगता हमने जो खेत में पानी चला गया, वहाँ थोड़ी बार सोले। तो हम लेटे और लेट के पानी टूट के ना, और वो जो हमारे नीचे का घूम गया। जनवरी की बेहद ठंडी रात, और उसमें नहर का ठंडा बर्फीला पानी, और सारे कपड़े भीज गए। और उठ कर ना फिर जो है वो सारे कपड़े काटे अपने, जो है जैसे जुगर बालक पैदा हुआ कर ना, न्यू अंडर आते ना दोनों जने। और वो जो पाती लाए भाव जड़ा जड़ा कर वेंग्या लत्ते सुखाए कदे जोडा मरे वहाँ जो है। और फिर लड्डू खा रखे थे, जब भी खा करते रिब्बी खा, गाजर पाक जब भी खा करते रिब्बी खा कर बिगड़ा कुछ नहीं। और नहर में पानी देकर ना जब जो है, तो वो बर्फीली रात, और जो है जैसे मैं उसको ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। ये किसानी ज़िंदगी है, किस प्रकार से किसान एक एक चीज़ को देख करके जो करते हैं ना, तो ये है कहानी। तो जो आज ये कह रहे हैं कि कभी खालिस्तान के नाम से उनको बोला हम यहाँ थका देंगे, फिर कभी ये वो, जो इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान आते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं हैं। सरकारी प्रतिनिधियों को जा करके उनसे बात करनी चाहिए। दूरदर्शन पर या रेडियो पर मन की बात करने से या सिर्फ संसद में भाषण देने से बात बनेगी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए उनके पास जाएं और वहाँ बैठें और बैठ के आमने सामने बात करें। यहाँ चूक है। हम आपस में आमने सामने क्वेश्चन पे तो जो है ही दिक्कत। मेरे ख्याल से पूरी सरकार गई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं। जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछो और मेरे पास जवाब होना चाहिए, और जवाब नहीं है तो मैं फिर वो काम नहीं करना चाहिए मुझे। तो ऐसे होना चाहिए। सही पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता ये है। तो उस प्रकार से आमने सामने बैठ करके वे अपना पक्ष रखें, जो भी बात निर्णय फाइनल हो सारी जनता देखे, टीवी के ऊपर लाइव करें, पता चले भाई जनप्रतिनिधि गलत कर रहे हैं या जनता गलत कर रही है, किसान गलत कर रहे हैं, ये बात। तो इस पूरे मामले पे आपने कहा कि कलाकार आपको बहुत पसंद है, तो विदेशी कलाकारों तक के कुछ समर्थन में ट्वीट आए, फिर मारले कलाकारां में धुम्मा सा उठा और ट्वीट शुरू हुए कुछ खिलाड़ियों के भी उनके खिलाफ। उस माहौल ने किस तरह के देखो, इस बात से पहले मैं एक बात और कहता हूँ। जब हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था ना, तो उस टाइम पर बेरोजगार युवाओं ने बेरोजगार दिवस बनाया, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर। पूरी दुनिया में ट्विटर में सबसे बड़ा कैंपेन वो था, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। और वो होने के बाद ये जितने भी हमारे कलाकार जो सोए हुए थे, जो विदेशी कलाकारों के ट्वीट के बाद जागे, उस टाइम पर इन्होंने किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। उनको भी तो कहना चाहिए था हाँ भाई बेरोजगारी है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। पेपर नहीं हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, पढ़े लिखे लोगों के सामने कोई सपना नहीं रह गया है, तो फिर मामला कैसे बनेगा। आईएएस डायरेक्ट लग रहे हैं, बिना पेपर पास के डायरेक्ट आईएएस लग रहे हैं, बिना पेपर पास के या ऊपर नीचे करके जो है चीज़ें ऐसे हो रही है। तो अब जो है अगर हम पढ़ा रहे हैं और अगर हमारे मन में ये दर्द है, तो ये बात हमारी जबान पर कैसे नहीं आएगी।
तो सच बोलने वालों का इतिहास लिखा जाता है, और सच जो बोलेगा ना उसको नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग जो है ना मेरी तरफ बैठ करके अब भी जो है कह रहे होंगे, बोला इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर फायदा होगा नुकसान होगा, ये बात की कहानी है। पर जो सच है सच है, और जो झूठ है झूठ है बोलना चाहिए। विदेशी लोगों ने बोला किसानों के हक में, भारतीय लोगों को भी बोलना चाहिए था। और ये जो इस प्रकार से मामला है ना, तो जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस टाइम पर भी कुछ लोग तो जो है अंग्रेजी सरकार के चाटुकार थे, और कुछ अंग्रेजी सरकारों के विरोध में थे। अंग्रेजी सरकारों का जो विरोध जिन्होंने किया, और जिन्होंने जन मानस को जागृत किया, लोगों को जागृत किया, और देश में आज़ादी आई, तो कुछ लोग तो वैसे थे तब भी, और कुछ लोग वैसे हैं आज भी। आंदोलन तब भी लोगों ने किए थे और अपनी मांगे मांगी थी। आंदोलन आज भी कर रहे हैं, अपनी मांगे मान रहे हैं। मांग गलत है सही है, सरकार आकर के आमने सामने बैठ के बात क्यों नहीं करती? सही बात है। तो सर किसानों के बेटे बेटियां या गरीबों के बेटे बेटियां, आखिरी सवाल है मेरा, उनके लिए आईसीएस के पास क्या स्पेशल ऑफर है? आईसीएस ने जो है ना, जैसे हम लोगों ने सेंटर चालू किया था, तो छोटा सा सेंटर था, छोटी सी जगह थी, 20,000 रुपये एक साल की फीस लेते थे हम लोगों के पास। जैसे हम लोगों ने कुछ दिन के बाद जो है ना, जैसे जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक होने लगे, अपनी बिल्डिंग बन गई, तो हमने एक स्कीम चलाई, और उसमें एक बार हमने चलाया 50 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। 50 लाख रुपए की फीस जितने स्टूडेंट्स की बनती थी उतने स्टूडेंट को फ्री पढ़ाया हमने। उस टाइम पर 4 सेंटर थे, और 4 सेंटर पर हम लोगों ने 10-10 लाख रुपए के करके 50-50 स्टूडेंट थे, 20,000 रुपये के हिसाब से उतने 50-50 स्टूडेंट को हर जगह पर पढ़ाया। 50 लाख रुपए की बनी। उसके बाद फिर हमारे 12 सेंटर थे, उस टाइम पर 1 करोड़ 20 लाख बन रहे थे, पर हमने 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप करके उसको लॉन्च किया। कई लोगों ने कहा भी, बोला हमने ऐसा आदमी पहली बार देखा है कि जो स्कॉलरशिप दे रहा है 1 करोड़ 20 लाख की, और अनाउंस कर रहा है 1 करोड़। बोले इसमें क्या राज है? तो हम अगली बार, जब तक जो है अगली बार उस स्कीम का टाइम आया, तब तक आप लोगों के प्यार की वजह से 50 ब्रांच थी, और 50 ब्रांच के ऊपर 5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप चलाई। अब 1 करोड़ 20 लाख चलाते तो अच्छा नहीं लगता ना। 50 लाख की चलाई अच्छा लगा, 1 करोड़ चलाई अच्छा लगा, 5 करोड़ चलाया अच्छा लगा। बहुत लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। लेकिन उसके अंदर है ना, बहुत सारे बच्चों ने जो सवाल उठाया कि हम गरीब हैं, हम लोगों को जो है ये स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो हमारा क्या दोष है इसमें, और ये क्या चीज़ें हैं। तो फिर हमें लगा कि हाँ ये होना चाहिए, और हम लोगों ने सबकी फीस जैसे 20,000 से 15 की, फिर 12 की, फिर 10 की, भाई जहाँ तक काम चल सके, और उसको जो ऐसे जो खींचते टूटे नहीं कि उसको 6,000 पर लाए। अब सभी लोगों के लिए इसमें, चाहे किसान है चाहे नहीं है, एक जो हर एक आदमी की जो है ज़रूरत पूरी होनी चाहिए शिक्षा, तो उस काम के ऊपर हमने काम किया, और 20,000 से लेकर के 6,000 पर लेके आए। उसके बाद भी जैसे कभी जो है इस प्रकार से लगता है भाई कोई शहीदों का बच्चा या कुछ है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उनको हम फ्री भी पढ़ा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सेंटर के लिए, आपकी सक्सेस के लिए। अब हम लोग जो है ना, जैसे जो है इस थैंक यू वेरी मच, जो ये हम सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते थे, बच्चे बहुत बोलते थे इस बात के ऊपर, बहुत ज़्यादा, कि सर अगर स्कूल में आप जैसे टीचर मिलते तो गजब हो जाता, आप स्कूल में क्यों नहीं मिले सर। तो लाइन जो है ना बहुत बार जो है क्लिक करती रहती है। अब हम लोग 6ठी से 12वीं तक, अभी तक तो हम शहरों और कस्बों तक थे, अब हर गांव तक पहुंचेंगे, और कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएं। भारत विश्वगुरु तब बनेगा जब यहाँ की जनसंख्या पढ़ी लिखी होगी, एजुकेटेड होगी, लिटरेट नहीं एजुकेटेड होगी, और उन लोगों को पता होगा। भारत में रोजगार जो ना, रोजगार जो समस्या बनी हुई है, जो बेरोजगारी समस्या बनी हुई है, वहाँ पर यहाँ के लोगों को पता ही नहीं कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास जो क्राउड आता है ना, वो सिर्फ सरकारी नौकरी से रिलेटेड आता है, हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश रहेगी कि 6ठी से 12वीं क्लास तक जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके नंबर पूरे आए, उनको पढ़ाई बहुत आसान और मनोरंजक लगे, जैसे अब हम करते ही हैं। उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, उनके लिए खूब सारी एक्टिविटीज़ हों, खेलना कूदना नाचना गाना सब चीज़ें। फिर मैं बोलूँगा कि पढ़ाई, सिलेक्शन और मस्ती, ये तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन स्कूल के लोगों के लिए भी लेकर के बहुत जल्दी आ रहे हैं। 11 मार्च को जो है ओपनिंग कर रहे हैं इसकी, और पूरे हरियाणा में इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होंगी, लगभग हर गाँव में चलेगा। और पूरी कोशिश करेंगे अगले 2-3 साल में कम से कम हरियाणा में एजुकेशन की तस्वीर बदल दें, और अगले 5-4 साल के अंदर पूरे भारत में एजुकेशन की तस्वीर बदल दें। थैंक यू सर। तो आईसीएस से हमारे साथ परिमल खत्री जी थे, और हमने आईसीएस का नाम सुना होगा, लेकिन ईप आईसीएस एक और बड़ा धमाका हरियाणा में स्कूलों में भी करने जा रहा है। 6ठी से 12वीं तक की क्लासों में भी आईसीएस का नाम गुंजा करेगा, और सर की यूं ही तरक्की करते रहे, सर का
ICS संस्थान भी और सर भी नहीं हुए, फलते फूलते रहे, इसी शुभकामना के साथ राम राम। सारा ने इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे काड़ू, राम राम।